अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा नावल है बनी बेस्ड नावल है। आज हवेली नावल है। तो आइए शुरू करते हैं नावल को। वो 3 दिन पहले बनी होकर हवेली आई थी, पर ये तक नहीं जानती थी कि इसका शौहर कौन था। हवेली की औरतों ने हवेली का सारा काम करवाया था। इसका जिस्म दर्द से चूर था। रात मुलाजिम उसे छूने की कोशिश करता था। तभी आज रात वो हवेली के एक बंद कमरे में छुप कर सो गई। नहीं जानती थी वो इसी जालिम का स्टडी रूम था जिसके निकाह में वो आई थी। रात मेहराब जहांगीर ज़रूरी फ़ाइल देखने स्टडी में आया तो टेबल के नीचे सुकड़ कर सोती मासूम वानिया को देखकर पत्थर हो गया। पहली बार इतनी मासूमियत और हुस्न देखकर इसने नरमी से वानिया को जो नहीं बाहर निकालना चाहा। वो रोती हुई, ख़बरदार जो तुम मेरे पास भी आए, वरना देखना आज मैं अपने शौहर को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता कर रहूँगी। मासूम सी दानिया एक बार फिर खौफ के मारे एक तरफ सिमट गई थी, जबकि शेरों ने उसे अपने करीब करने की कोशिश की। इसकी नज़रों में खबासत थी। वो वानिया के हसीन वजूद को गलत नज़रों से देख रहा था। इसकी धमकी सुनकर वो एक जहरीली हंसी हंसा और तंदिया लहजे में बोला, अच्छा ये तो बताओ तुम्हारा शौहर है कौन? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा शौहर कौन है? अगर तुम्हें हकीकत मालूम हो जाए तो तुम ये फजूल बात कभी ज़बान पर ना लाती। मैं बताऊँ तुम्हें, तुम्हारा शौहर एक नंबर का जालिम आदमी है। एक बार अगर तुम इसके शिकंजे में फंस गई तो फिर तुम्हें इस घर से कोई नहीं छुड़ा सकता। अभी भी वक्त है, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। शेरू की कमीनगी भरी सरगोशी ने वानिया के होश उड़ा दिए। वो कांपती हुई एक तरफ मज़ीद दबक गई। आज भी हर बार की तरह शेरू इस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, मगर वानिया ने ख़ुद को संभाला। आंखों में गुस्से की चिंगारियां लिए तेज़ी से बोली, मैं कोई आम सी बेसहारा लड़की नहीं हूँ। पहले भी तुम्हें मना कर चुकी हूँ, लेकिन तुम बाजी नहीं आते। तुम्हें क्या लगता है मैं इस घर की मुलाजमा हूँ? नहीं, मैं इस घर की बहू हूँ। वानिया ने नफ़रत से शेरू को घूरा। वो जानती थी कि वो महज एक आम सा मुलाजिम है, मगर वो अक्सर अपनी हदें पार करने की कोशिश करता था। वानिया हमेशा इसकी हकीकत इसके मुंह पर मारने की कोशिश करती, मगर वो बाज नहीं आता था। वानिया की बात सुनते ही शेरू का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अगले ही पल वो दहाड़ा, अच्छा तो अब तू घर वालों को मेरी सच्चाई बताएगी? देखता हूँ कैसे बताती है। अगर तुमने ज़रा भी कोशिश की तो याद रखना, मैं भी सबको बता दूंगा कि कल रात तुमने सारा खीर फ्रिज से गिरा दी थी, और वो खीर वो बिल्ली ने नहीं बल्कि तुमने गिराई थी। ये सुनकर वानिया के चेहरे का रंग फक हो गया। इसका दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया था। खौफ ने इसकी रग रग में सरायत कर लिया था। वो पहले ही सहमी हुई थी, मगर शेरू की बात सुनकर इसका सारा वजूद मज़ीद लरज़ने लगा। शेरू इसकी कमज़ोरी से बाखूबी वाकिफ़ था और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो और भी करीब बढ़ने लगा। वो शख्स जिसकी अपनी बीवी रात भर इसके इंतज़ार में जागती रहती थी, इस लम्हे अपनी हवस भरी नज़रों का मरकज़ वानिया को बना चुका था। मगर इस बार वानिया ने ख़ुद को मज़ीद बेबस नहीं होने दिया। इसने पूरी कुव्वत से अपने नन्हे नन्हे हाथों से शेरू को पीछे धकेला और फ़ौरन किचन से भाग निकली। अंधेरे में हवेली के लंबे बरामदों में भटकती हुई वो घबराहट के आलम में इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, कहाँ छुपे। दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। तभी अचानक एक खुला दरवाज़ा नज़र आया। वो बग़ैर कुछ सोचे समझे दबे पाँव अंदर दाखिल हो गई और फ़ौरन दरवाज़ा बंद करके दीवार से जा लगी। सांसें बेतरतीब थीं, आंसू तेज़ी से इसकी आंखों से बह रहे थे। वो आंखें बंद किए बस यही दुआ कर रही थी कि इस बार वो किसी तरह से बच जाए, क्योंकि वो जानती थी शेरू उसे नहीं छोड़ेगा। कहने को वो इस घर की बहू थी, मगर पिछले 3 दिन से इसके साथ एक आम मुलाजमा जैसा सलूक किया जा रहा था। वो दिन उसे आज भी याद था जब इसकी ज़िंदगी एक पल में बदल गई थी। 3 दिन पहले जब वो कॉलेज से घर लौटी तो चच्ची ने उसे आते ही एक जोड़ा थमा दिया और सख्त लहजे में बोली, वानिया ये लो, जल्दी से ये कपड़े पहनो और नीचे आ जाओ। वानिया हैरान रह गई। वो चौंक कर बोली, चच्ची जान आप ये क्या कह रही हैं? मैं ये कपड़े क्यों पहनूं? सब खैरियत तो है ना? मगर इसके सवाल का कोई जवाब नहीं आया। जवाब के बजाय अगले ही लम्हे एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा। वो हक्का बक्का रह गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? जो कहा है वो करो।
ये कपड़े पहनकर फ़ौरन नीचे आ जाओ, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। थप्पड़ पड़ते ही वानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांपती निगाहों से इस लिबास को देख रही थी जो इसके हाथ में थमा दिया गया था, गहरा सुर्ख रंग जिसका मतलब वो खूब समझती थी। तो क्या मेरा निकाह फरहाद से होने वाला है? ये सोचकर ही इसका दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। वो जानती थी कि इसकी बचपन की मंगनी फरहाद से हुई थी जो इसके चचा ने तय की थी। कभी ना कभी तो उसे फरहाद की दुल्हन बनना ही था और शायद वो वक्त आज ही था। वानिया ने धड़कते दिल के साथ वो लिबास पहना और बोझल कदमों के साथ नीचे चली आई। मगर नीचे आते ही जो मंजर इसकी आंखों के सामने था वो इसने उसके होश उड़ा दिए। सामने शाहाना अंदाज में मेहराब जहांगीर बैठा था, सर पर रिवायती पगड़ी, अकड़दार शलवार कुर्ता और आंखों में वही खूनी सुर्खी जो एक दरिंदे की आंखों में होती है। इसके पहलू में 2 कड़ियल गार्ड खड़े थे। जैसे ही मेहराब जहांगीर ने सीढ़ियों पर कदम रखती, वानिया पर अपनी खूनख्वार नज़रें गाड़ी। वानिया का दिल दहल कर रह गया। वो साकित हो गई, कदम ज़मीन ने जकड़ लिए। इसी लम्हे इसकी चच्ची आगे बढ़ी, इसका बाजू मजबूती से थामा और ज़बरदस्ती उसे मेहराब जहांगीर के सामने ले आई। ये है हमारी वानिया, हमारी फूल जैसी बेटी। भतीजी तो है मगर हमने उसे बेटी से बढ़कर पाला है। हमारे पास इसके अलावा देने को कुछ नहीं है। ये अल्फाज जैसे ही वानिया के चचा के मुंह से निकले वो लरज़ कर रह गई। चचा ये आप क्या कह रहे हैं? होश में तो हैं आप? ये सब क्या हो रहा है? वानिया के कपकपाती हुई मासूम आवाज़ जैसे ही मेहराब जहांगीर के कानों में पड़ी वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट जहर आलूद थी, जैसे किसी भी लम्हे जहर का प्याला इसके लबों से झलकने वाला हो। ठीक है, जल्दी से निकाह का इंतज़ाम करो। इसका गहरा रुअबदार लहजा कमरे में गूंज उठा। हमारी हवेली इंतज़ार कर रही है इस लड़की से तुम्हारे भतीजे के करतूत का बदला लेने के लिए। ये सुनते ही वानिया के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो शौक की हालत में एक कदम पीछे हट गई। चचा जान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? फरहाद कहाँ है? मेरा निकाह तो इससे होना था ना? और क्या किया है जावेद ने? मगर इसकी बात अधूरी रह गई जब इसके चचा ने खूनख्वार नज़रों से उसे घूरा। इसकी आंखों में सख्त फाकी थी। वानिया ने लरज़ते वजूद के साथ खुद को संभालने की कोशिश की और मजबूत लहजे में बोली, मैं ये निकाह नहीं करूँगी। किसी को भी ये हक़ नहीं कि वो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला ले। चचा जान, आप भूल रहे हैं इस घर पर जितना आपका हक़ है इतना ही मेरा भी है। आप मुझे यूँ किसी अजनबी के हवाले नहीं कर सकते। वानिया की लरज़ती मगर हिम्मत भरी आवाज़ जैसे ही मेहराब जहांगीर के कानों में पड़ी, इसने गहरी सांस खारिज की, गोया अपने गुस्से को काबू में कर रहा हो। मगर वानिया की चच्ची इतनी तहम्मुल मिजाज नहीं थी। वो फ़ौरन आगे बढ़ी, वानिया का बाजू सख्ती से मरोड़ा और दांत पीस कर बोली, तुम्हारी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बुलंद हो रही है। वानिया, जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, और याद रखो ये निकाह नहीं, ये वनी कहलाता है। ये सुनते ही वानिया की रूह फना हो गई। वनी? ये कैसी रस्म है? इसकी आंखें खौफ से फैल गई। नहीं, मैं कभी भी इस इंसान से निकाह नहीं कर सकती। तुम अपने भाई की ज़िंदगी चाहती हो या नहीं? चचा ने वानिया का बाजू सख्ती से पकड़कर उसे एक तरफ खींचा। इनकी आंखों में अस्तराब था। तुम्हारा भाई जावेद, इसने दुश्मनी में आकर किसी की जान ले ली है। ये सुनते ही वानिया के कदमों तले ज़मीन निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जावेद तो चल भी नहीं सकता, वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। इसने ये सब क्या किया? वो घबराकर बोली। इसके होंठ लरज़ रहे थे, आंखें हैरत और खौफ से फैली हुई थी। चचा ने झूठ घड़ते हुए कहा, जब फरहाद उसे बाहर घुमाने ले गया था तभी ये सब हुआ। अचानक ही एक आदमी की मौत हो गई और इल्ज़ाम जावेद पर आ गया। मैं जावेद से पूछ कर आती हूँ। वानिया फ़ौरन पलटने लगी, मगर चचा ने इसका बाजू और भी सख्ती से जकड़ लिया। जावेद से कैसे पूछोगी? वो बोल नहीं सकता। वो ज़बान से कभी तुम्हें ये नहीं बता सकता कि इससे कितना बड़ा जुर्म हो गया है। वानिया की आंखों में बेयकीनी की एक नई लहर दौड़ गई। अगर तुम अपने भाई की जान बचाना चाहती हो तो ये निकाह करना ही होगा। ये सुनकर वानिया के चेहरे पर आंसू बहने लगे। जावेद ऐसा कैसे कर सकता है? और फरहाद, वो भी तो वहाँ था। इसने मेरे भाई को रोका क्यों नहीं? इसकी आवाज़ कँपकँपा गई, आंखें सुर्ख हो रही थी। चचा ने सख्त लहजे में कहा, फजूल सवालों का वक्त नहीं।
मेहराब जहांगीर यहाँ अपने भाई के कत्ल का बदला लेने आया है। इसके हाथ में बंदूक है और सिर्फ आधे घंटे बाद वो तुम्हारे भाई की जान भी ले सकता है। वानिया का जिस्म जैसे बेजान हो गया। लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने भाई को बचा सकती हो। क्या तुम बहन होने के नाते इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती कि बस कुछ वक्त के लिए इसके घर चली जाओ? चचा के अल्फाज हथौड़े की तरह इसके दिल पर बरसे। उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, दिमाग सुन हो चुका था और फिर उसे एक कमरे में ले जाया गया। दरवाज़ा बंद हुआ और उसके वजूद में जैसे किसी ने कैद कर दी। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वानिया का दिल जोर से धड़का। वो जानती भी नहीं थी कि इसका निकाह किस इंसान के साथ हो रहा है। इसके सामने निकाहनामा रखा गया था और इसने आओ देखा न ताओ और इस पर दस्तखत कर दिए। वो अभी सोच ही रही थी कि अचानक एक मुलाजमा आई और उसे साथ ले गई। हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही दिल की धड़कन मजीद तेज़ हो गई। सर्दी की एक लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। एक सख्त धमकदार आवाज़ ने इसके कदम जकड़ लिए। रुक जाओ। वो वहीं साकित खड़ी रह गई। जैसे ही वानिया ने निगाह उठाई, इसका सामना एक बावकार रौबदार शख्सियत वाले 60 साल आदमी से हुआ जो दर हकीकत मेहराब जहांगीर का दादा था। लड़की किधर जा रही हो? ये सुनकर वानिया घबरा गई। जल्दी से बोली, मैं अपने शौहर के साथ जा रही हूँ। ये सुनकर परवेज़ जहांगीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसकी आंखों में शोले भड़क उठे। किस शौहर के साथ? कौन है तुम्हारे शौहर? इसने एक नज़र मेहराब जहांगीर पर डाली जो अपनी जगह से कड़ कर खड़ा था, जैसे इसकी गर्दन में सरिया डाल दिया गया हो। इसने एक पल के लिए भी वानिया पर नज़र नहीं डाली थी, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। वानिया ने गैर यकीनी अंदाज में सर झुकाकर कहा कि ये मेरे शौहर है। तभी एक औरत ने आगे बढ़कर वानिया को खींचकर अपने करीब कर लिया। इसकी आंखों में नफ़रत और होठों पर जहर भरा था। खबरदार, मेरे बेटे को अपना शौहर बनाने की कोशिश भी मत करना। तुम कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती। तुम बनी हो और तुम्हारे साथ वही होगा जो हमारे ख़ानदान की रिवायत कहती है। वानिया की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। तभी एक धीमी मगर मजबूत आवाज़ सुनाई दी। दादाजी, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं इस लड़की को ले जा सकती हूँ? वानिया ने चौंक कर देखा। ये वही औरत थी जिसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। आंखों में गम और तकलीफ़ थी। वो कोई और नहीं बल्कि शमशेर जहांगीर की माँ थी। वो माँ जिसने अपना बेटा खो दिया था। परवेज़ जहांगीर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ले जाओ उसे। इस लड़की को इतना दर्द देना कि हमारा बदला पूरा हो जाए। ये सुनते ही दोनों औरतों ने वानिया को घसीटकर बावर्ची खाने की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। वहाँ पहुँचते ही एक ने धक्का देकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। खबरदार, आज के बाद हवेली के किसी फ़र्द की आंखों में आंखें डालने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक मुलाजमा की सी है, शमशेर जहांगीर की माँ ने तहकमाना अंदाज में कहा और फिर नफ़रत से वानिया की तरफ देखकर पलट गई। वानिया ने बेबसी से आंखें बंद कर लीं, अपने लब सख्ती से काट लिए ताकि आंसू बाहर ना निकले। तभी किचन के एक कोने में खड़ा शेरू, जो सब्जियां काटने में मसरूफ़ था, वो ये सब खामोशी से देख रहा था। चंद लम्हों बाद वो वानिया के करीब आया। धीमी आवाज़ में बोला, घबराने की कोई बात नहीं। अगर चाहती हो कि तुम्हारे साथ जुल्म ना हो तो बस मेरी बात मानती जाना। वानिया ने उम्मीद भरी नज़रों से इसकी तरफ देखा, जैसे वो इसका मसीहा हो। वो तेज़ी से इसके करीब आई और काँपती आवाज़ में बोली, तुम मुझे इनसे बचा लोगे ना? ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ से भाग नहीं सकती, लेकिन हाँ, जब तक मेरी जान बाकी है मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं इनका सामना ज़रूर करूँगी। इसने अपने आंसू सख्ती से पोंछ लिए। शेरू के लबों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी। इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो वानिया समझ ना सकी। ठीक है, लेकिन पहले आज का काम कर लो, कल तुम्हें ये काम करने की नौबत भी नहीं आएगी। वानिया ने हैरत से शेरू की तरफ देखा, लेकिन इसके लिए तुम्हें रात को मेरे पास आना पड़ेगा। शेरू ने पुरस्कार अंदाज में अगली बात कही। वानिया, जो शेरू की नीयत को समझ ही ना सकी, खुशी खुशी सर हिलाने लगी। दिन भर की थकने से सब कुछ भुला दिया, यहाँ तक कि रात को शेरू के पास जाने का वादा भी। जब वो बावर्ची खाने में काम में मसरूफ़ थी, अचानक किसी ने पीछे से आकर उसे अपनी गिरफ्त में
जकड़ लिया। तुम आई ही नहीं रात को, क्या तुम्हें कल भी ऐसे ही सारा दिन कुर्बानी देनी है? वानिया का दिल एक लम्हे के लिए ज़ोर से धड़का। ये लम्स उसे अजीब सा लगा था। वो झटके से पीछे हटी, गुस्से से बोली, ये क्या तरीका है? दूर रहकर बात करो। शेरू हल्का सा मुस्कुराया, फिर नरमी से बोला, क्या तुम्हें कल भी सफाई करनी है? नहीं करनी तो फिर जो मैं कर रहा हूँ वो करने दो ना। ये सुनकर वानिया के औसान ख़ता हो गए। वो घबराकर एक कदम पीछे हटी, नज़रें झुकाकर बोली, तुम क्या करने वाले हो? शेरू ने तेज़ी से इसका हाथ थामा और सरगोशी की। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ देर साथ वक्त गुजार लेते हैं। आखिर मैं भी तो इसी हवेली का मुलाजिम हूँ। वानिया ने तेज़ी से अपना हाथ छुड़ाया और अगली उंगली उठाकर सख्त लहजे में कहा, मैं यहाँ की मुलाजिमा नहीं हूँ, मजबूरी में यहाँ काम कर रही हूँ। मेरा निकाह इस हवेली के बेटे से हुआ है। शेरू ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ पूछा, अच्छा तो नाम क्या है तुम्हारे शौहर का? ये सवाल सुनकर वानिया के चेहरे का रंग फक हो गया। वो तो अपने शौहर का नाम भी नहीं जानती थी। इसने तो एक झलक भी उसे सही से नहीं देखी थी। हाँ, बस इस वक्त देखा था जब वो निकाह से पहले तैयार होकर नीचे आई थी, लेकिन वो यकीन ही नहीं कर पाई थी कि वही इसका शौहर है। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने दोबारा इसका हाथ थाम लिया है। यह एहसास बिजली के झटके की तरह था। होश में आकर वानिया करंट खाकर एक झटके से पीछे हटी और गुस्से से बोली, कहा ना मेरे करीब मत आओ। शेरू ने हल्की सी हंसी के साथ सर झटका और धीमे मगर चुपते हुए लहजे में बोला, अच्छा ठीक है, अगर यही बात है तो देखता हूँ कल तुम हवेली के काम कैसे करती हो। ये कहकर वो चमकती आंखों के साथ वहाँ से चला गया और वानिया का दिल बेचैनी और खौफ से तेज़ी से धड़कने लगा। अगले दिन शेरू अपनी हामला बीवी की बीमारी का बहाना बनाकर हवेली ही नहीं आया था, जिसकी वजह से सारे काम वानिया पर आन पड़े थे। वो पूरे कमरों की सफाई कर रही थी और जब वो एक कमरे की सफाई करने लगी तभी अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। वानिया ने जैसे ही पलट कर देखा, इसके कदम ज़मीन में गड़ गए। मेहराब जहांगीर, वो अभी अभी नहाकर निकला था, टॉवेल से ख़ुद को लपेटे सर झुकाए अपने भीगे बाल खुश्क कर रहा था। उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। वानिया तेज़ी से एक पर्दे के पीछे जाकर दबक गई। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी अचानक मेहराब की आवाज़ कमरे में गूंजी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अरे मेरी जान, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। शमशेर के कातिल की बहन से मेरा निकाह हुआ है, वो तो बस बनी है, कुछ देर बाद उसे आज़ाद कर दूँगा। वो तो मेरे लिए वजूद ही नहीं रखती। वानिया का वजूद लरज़ कर रह गया। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ये क्या कह रहा था मेहराब? वो तो मेरे लिए एग्जिट भी नहीं करती। ये अल्फाज इसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। इसने बमुश्किल अपनी सांसें काबू में रखी और कुछ देर वहीं खामोश खड़ी रही, जैसे ख़ुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि जो कुछ सुना है वो हकीकत नहीं था। जब उसे महसूस हुआ कि मेहराब कमरे से जा चुका है, तब जाकर इसकी जान में जान आई। वो चुपके से बाहर निकली, मगर इसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो इस हवेली में कुछ भी नहीं थी। वो सिर्फ अपने भाई की गलती की सज़ा भुगत रही थी। लेकिन क्या वाकई जो गलती जावेद की थी? सच्चाई तो कुछ और थी। वो ये नहीं जानती थी कि असल कसूरवार इसका भाई नहीं बल्कि इसका मंगेतर फरहाद था। कमीने इंसान, तुझे तो इस बार मैंने बचा लिया है, पर कब तक तुझे बचाता रहूँगा? हाँ, फरहाद के बाप ने गुस्से में उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो औंधे मुँह फर्श पर जा गिरा। किसी को पता नहीं चलेगा कि असल मुजरिम मैं हूँ। सब यही समझेंगे कि ये सब जावेद ने किया है, क्योंकि गन में इसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, मेरे नहीं। वो गुस्से से चीख रहा था, जबकि इसका बाप सर थाम कर रह गया। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर घर का खर्च चल रहा था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फरहाद की वजह से था। वो किसी भी गैरकानूनी तरीके से पैसा कमाकर घर लाता था और इसका बाप आंखें बंद किए सब कुछ सहता जा रहा था, ये जानते हुए भी कि ये पैसे चोरी के हैं या किसी और मुजरिम के। ये सारा मंसूबा इसकी बीवी का ही था। इसीलिए फरहाद के जहन में ये बात डाली थी कि सारा इल्ज़ाम जावेद पर डाल दो। वानिया तो सारे दिन कॉलेज में रहती थी। वो शाम को घर आती थी। उसे क्या मालूम था कि इसका भाई कहाँ जा रहा है, किसके साथ है या क्या कर रहा है, और यूँ वो इसकी
यूँ वो इस झूठ पर यकीन कर बैठी और इस रोज़ फरहाद ही जावेद को बाहर ले गया था और वो उसे गन चलाना सिखा रहा था। वानिया अपने भाई की वजह से वो जुल्म सह रही थी जिसकी वो हकदार भी नहीं थी। वानिया इसी छोटे से कमरे में सो रही थी जो किचन के बिल्कुल साथ बना हुआ था। तभी अचानक खिलखिलाती हंसी इसके कानों में गूंजी। वो फ़ौरन नींद से जाग गया। आंखें मलकर जैसे ही इसने इर्द गिर्द देखा, अंधेरे में दो साए हरकत करते नजर आए। कुछ लम्हों बाद वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर वाले कमरे की तरफ चले गए। वो मेहराब जहांगीर का कमरा था। वानिया का दिल धक से रह गया। ये कौन थी? मेहराब के कमरे में कोई और लड़की वो सकते में आ गई थी। पूरी रात आंखों में आंसू लिए वो बस यही सोचती रही कि आखिर कब तक ये जिल्लत सहनी पड़ेगी, कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करना होगा। और फिर फजर से कुछ देर पहले वही दो साए दोबारा नीचे उतरे। कुछ देर बाद मेहराब अकेला बाहर निकल गया। वानिया सब कुछ समझ चुकी थी कि ये वही शख्स था जिससे इसका निकाह हुआ था। ये था इसका शौहर। ये वही मेहराब जहांगीर था जिसके निकाह में आकर वो अपनी दुनिया वीरान कर बैठी थी। ये सोचकर वानिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। दारजी देखें, बदला पूरा हो चुका है। मेहराब जहांगीर ने गहरी सांस ली और एक हाथ से सिगरेट का कश लेते हुए सामने बैठे दारजी की तरफ देखा। आप लोगों ने इस पर जितना जुल्म करना था कर लिया। अब मैं उसे आज़ाद करना चाहता हूँ। सामने बैठे दारजी ने सर थाम लिया जैसे ये सुनने की तवक्का ना थी हो। हरगिज़ नहीं। दारजी की गहरी सख्त आवाज़ गूंजी। अभी नहीं। अभी इस पर इतना जुल्म नहीं हुआ कि वो टूट जाए। तुमने इसकी हिम्मत देखी है? चट्टान जैसी लड़की है, एक बार भी इसके मुंह से शिकवा नहीं निकला। ये सुनकर मेहराब झंझलाकर खड़ा हो गया। मैं मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता दारजी। इसकी आवाज़ तलखी में डूबी हुई थी। कब तक नाजिश को इंतज़ार करवाऊँ? वो मेरी मोहब्बत है। दारजी ने एक ज़ोरदार कहके लगाया। मोहब्बत? वो जहरखंद अंदाज में बोले। ठीक है, अगर तुम्हें नाजिश से इतना ही प्यार है तो दूसरी शादी कर लो। हमारे ख़ानदान के मर्द चार निकाह करते हैं, लेकिन वानिया वो अभी तुम्हारे निकाह में ही रहेगी। ये सुनते ही मेहराब की आंखों में खून उतर आया। ठीक है, अगर वो मेरे निकाह में ही रहेगी तो फिर मुझसे दूर क्यों? फिर वो मेरे साथ ही रहेगी। वो जानता था कि दारजी इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे और इसने इन्हें लाजवाब कर दिया था। दारजी की आंखों में गुस्से की लपेटें उठी। तुम शायद भूल रहे हो मेहराब जहांगीर, इनकी आवाज़ जहर में बुझी हुई थी, कि तुम्हारी की ज़िद थी। तुम ही ज़िद कर रहे थे कि इस ख़ानदान की नाक ऊँची करनी है, वरना हमें तो शमशेर के कत्ल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो हमारा सगा नहीं था। शमशेर इनके सुतेले बेटे का बेटा था। दारजी ने होठ भेजकर कहा। ये तुम ही थे जो गांव वालों के सामने अपनी अना की जंग लड़ रहे थे। तुमने खुद ज़िद की कि बदले में वानिया दी जाए। तुम्हें सबके सामने अपनी ताकत साबित करनी थी। हमने तो तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया था कि निकाह करो, लेकिन जब तुमने निकाह कर लिया तो फिर उसे वही सज़ा मिलनी थी, वही ज़िल्लत सहनी थी, वही बदला भुगतना था। दारजी की आवाज़ में जुनून था। अब जब के वक्त आ गया है तो हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे कि तुम उसे आज़ाद कर दो, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं मेहराब जहांगीर कि तुम इस लड़की को अपनी बीवी का दर्जा दे दो। दारजी की आखिरी बात पर मेहराब का दिल धक से रह गया। नहीं दारजी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस लड़की को अपनी बीवी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। मेहराब की मुठ्ठियाँ भींच गईं। फिर कुछ देर खामोशी के बाद इसने अगली बात कही। पर अपने नफ्स की तस्कीन तो मैं इससे ले ही सकता हूँ। वो मेरे लिए हलाल है। मेहराब ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धुएं को हवा में छोड़ते हुए बेरहमी से बोला। मैं तो बस उसे अपने सुकून के लिए इस्तेमाल करूँगा। बीवी तो मेरी सिर्फ नाजिश बनेगी। दारजी जो खामोशी से इसकी बातें सुन रहे थे एकदम उसे घूरने लगे। इनकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा था। लड़कियों की कोई कमी नहीं है मेहराब, दारजी की भारी आवाज़ गूंजी। मैंने कभी तुम पर पाबंदी नहीं लगाई। तुम हमारे घर के अकलौते वारिस हो। शमशेर के बाद तुम ही इस जायदाद के मालिक हो। कभी तुम्हारी कोई बात रद्द नहीं की। तो फिर क्या चीज़ है जो तुम्हें मजबूर कर देगी कि तुम इस नाचीज़ लड़की को हासिल करना चाहते हो? यह सुनते ही मेहराब तिलमिला गया। एक झटके से सर झटक लंबे लंबे कदम भरता हुआ वहाँ से निकल गया। इसी लम्हे वानिया ने उसे बाहर जाते हुए देखा।
न जाने क्यों रात के 10 बजे वो हमेशा यूं ही निकल जाता था। वानिया का दिल बेचैनी से धड़कने लगा। यही वक्त होता था जब वो अक्सर नींद में होती और तभी उसे खिलखिलाने की आवाज़ आती, वही नरम सी हंसी जो उसके दिल पर छुरियों की तरह चलती थी। और जब भी वो देखती तो मेहराब के साथ वही लड़की होती। वानिया के दिल में जैसे कुछ टूट कर बिखर गया था। नहीं, कभी नहीं। इसने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था, मैं इस शख्स को कभी भी अपना शौहर नहीं मानूंगी। ये फैसला करते ही इसकी आंखों में नमी उतर आई। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसका होने वाला शौहर ऐसा निकलेगा। वो तो हमेशा फरहाद को ही अपने हमसफ़र के रूप में देखती थी। और फिर इस रोज़ जैसे ही शेरू ने दोबारा वानिया का रास्ता रोका तो इसमें अचानक एक अजीब सी हिम्मत आ गई। इसने फ़ौरन शेरू को पीछे धकेल दिया और तेज़ी से भागने लगी। भागते भागते वो एक कमरे में जा पहुंची। एक कमरा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। रात का वक्त था और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस दीवारों को टटोलती रही, यहाँ तक कि उसे एक टेबल महसूस हुई। उसे लगा कि ये इसके बचाव के लिए बेहतरीन जगह हो सकती है, सो वो जल्दी से इसके नीचे दबक गई। इसकी सांसें तेज़ चल रही थी, दिल बेकाबू हो रहा था, मगर जैसे ही वो कुछ देर साकित रही, थकन के मारे इसकी आंख लग गई। दूसरी तरफ मेहराब जहांगीर अपने कमरे में गुस्से से अलमारी खोलकर फाइलें देख रहा था। वो जिस फाइल की तलाश में था वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। गुस्से में से मज़ीद फाइलें बिखेर दी और फिर झंझलाता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। लंबे लंबे कदम उठाता वो सीधा अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ा, जहाँ इसकी तमाम फाइल्स तरतीब से रखी होती थी। कारोबारी मसाइल के बायस वो अक्सर यहाँ आकर फ़ाइलें पढ़ता था, मगर कुछ ख़ास फाइल्स इसने अपने कमरे में अलग रखी हुई थी। जैसे ही इसने कमरे में कदम रखा, दरवाज़ा बंद किया और अलमारी की तरफ बढ़ा, अचानक एक अजीब सी आवाज़ ने उसे चौंका दिया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो लम्हे भर को साकित हो गया। ये किसी के खराटे लेने की आवाज़ थी। हैरत से इसने इधर उधर देखा, फिर अचानक इसकी नज़र टेबल के नीचे पड़ी। वहाँ से किसी का दुपट्टा झलक रहा था, नीले रंग का दुपट्टा जो कमरे की हल्की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। मेहराब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो छुप कर नीचे देखने लगा और वहाँ इसकी अपनी ही बीवी बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। वो हैरान रह गया, ये यहाँ क्या कर रही है। वो दुधिया रंगत की हामिल वानिया, जिसकी लंबी स्याह पलकें चेहरे पर बिखरी हुई थी, टेबल के नीचे आराम की नींद सो रही थी, जैसे दुनिया व माफिया से बेखबर हो। हल्की रोशनी में इसके चेहरे पर चंद जख्मों के निशान भी नज़र आ रहे थे, जो कि शायद काम के दौरान लगे थे, मगर उसे इनकी कोई परवाह नहीं थी। मेहराब ने पहली बार उसे इतनी गौर से अपनी बीवी को देखा, मगर अगले ही लम्हे इसका चेहरा सख्ती में ढल गया। वो तेज़ी से आगे बढ़ा, इसका बाजू थामा और एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। वानिया की आंख खुल गई। वो घबराकर चीख पड़ी और सीधा मेहराब के सीने से लगी। मुझे कुछ मत करना, देखो मैं इस घर की बहू हूँ, वो कांपते लहजे में बोली। खौफ इसके चेहरे पर वाज़ेह था। खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया। मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो। वानिया ने आंखें भींच ली, लड़ती आवाज़ में मेहराब को पुकारती रही, जैसे बस इसी का खौफ उसे हिम्मत दे रहा हो। वो मेहराब के वजूद के साथ लगी सरगोशी में बोल रही थी, खबरदार, मेरे करीब भी मत आना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। ये सुनते ही मेहराब के चेहरे का रंग उड़ गया। इसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वानिया के मुंह से वो क्या सुन रहा है। वानिया ने दोबारा धमकी दी, मैंने कहा मुझसे दूर रहो, मैं सबको बता दूंगी। मेहराब की बर्दाश्त जवाब दे गई। इसने एक झटके से वानिया के दोनों बाजू थामे और ज़ोर से झंझोड़ कर बोला, किसकी बात कर रही हो? ये जुर्रत किसने की? किसने तुम्हें हाथ लगाया? वो गुस्से और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ गहरी नज़रों से वानिया को देख रहा था। वानिया, जो अब तक खौफ और घबराहट में थी, होश में आ गई। इसने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इस लंबे रौबदार शख्स को देखकर साकित रह गई। क्या मैं उसे ही देख रही हूँ? इसके दिमाग में तूफान मच गया। क्या ये वाकई मेहराब जहांगीर है? वो दिल में सोच के रह गई थी। मेहराब ने एक बार फिर सख्त लहजे में पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ, किसने तुम्हें छूने की कोशिश की? वानिया का दिल मज़ीद कांपने लगा। अचानक वो मेहराब के सीने से जा लगी, जैसे उसे अपनी आखिरी पनाहगाह मिल गई हो। वो ज़ारों कतार रो रही थी। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे तंग करता है, प्लीज़ मुझे बचा ले, मेरी इज़्ज़त महफूज नहीं है। वानिया ने कपकपाती आवाज़ में कहा और मेहराब की कमीज़ मुठियों में जकड़ ली। आप मेरे शौहर हैं ना, फिर भी मैं गैर महफूज हूँ। ये अल्फाज सुनकर मेहराब का दिल ज़ोर से धड़का। इसकी सांसें बोझल हो गईं।
इसने फ़ौरन वानिया के लरसते हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। सख्त लहजे में बोला, तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस मुझे सच बताओ कौन है वो। वानिया मुसलसल रोए जा रही थी, इसका जिस्म कांप रहा था। मेहराब ने पहली बार इतने करीब से अपनी बीवी को इस हालत में देखा था। वो ना सिर्फ खौफज़दा थी बल्कि मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। वानिया के जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि सामने खड़ा ये शख्स मेहराब जहांगीर जिसका शौहर है। निकाह का बंधन इन दोनों को जोड़ चुका था। अचानक मेहराब की गहरी संजीदा आवाज़ ने इसके ख्यालात का तसलसल तोड़ दिया। एक शर्त पर मैं तुम्हें इससे बचा सकता हूँ। वानिया ने चौंक कर उसे देखा। कैसी शर्त? अभी इसने इतना ही कहा था कि मेहराब ने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। तुम्हें हर रात मेरे कमरे में आकर सोना होगा। अगर ये मंजूर है तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ ना। अभी तुम खुद ही कह रही थी। वो इसकी आंखों में झांक कर बोला। हल्की सी मायने खैर मुस्कान इसके लबों पर थी। ये सुनकर वानिया एक लम्हे के लिए उलझ गई और फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपके पास आ जाया करूँगी। शुक्रिया। वानिया को लगा जैसे मेहराब इतना भी सख्त दिल नहीं जितना नज़र आता है, मगर फिर अचानक उसे नादिश का ख्याल आ गया और वो बेचैन होकर बोली, फिर इस लड़की का क्या होगा? मेहराब के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा रंग आया। फिर इसने नज़रें चुरा कर कहा, कौन सी लड़की? किसकी बात कर रही हो? वही जो रोज़ रात को आपके रूम में आती थी। वानिया ने बगैर किसी झिझक के सीधी बात कह दी। मेहराब की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरानी आई। फिर इसने एक गहरी सांस ली। अच्छा, तो तुम मुझ पर नज़र रख रही थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरी आँख खुल जाती थी जब आप उसे लेकर आते थे। वानिया जल्दी से सफाई देने लगी। फिर फ़ौरन बोली, पर अब वो नहीं आएगी ना, क्योंकि अब मैं आपके पास होंगी। वानिया की आंखों में एक अजीब सामान था, जैसे वो मुकम्मल यकीन कर चुकी हो कि मेहराब अब इसका मुहाफ़िज़ है। मेहराब ने गहरी नज़रों से उसे देखा, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बताएं ना, वानिया बेचैनी से बोली। मेहराब ने एक पल खामोशी इख्तियार की, फिर सपाट लहजे में कहा, हाँ, वो अब नहीं आएगी, लेकिन याद रखो, अब तुम्हें हर रात मेरे पास आना होगा और तुम मुझे किसी भी काम से मना नहीं करोगी। वानिया के लब सिले के सिले रह गए। वो खामोश हो गई। अचानक मेहराब ने एक झटके से उसे खुद से दूर कर दिया। चलो जाओ यहाँ से। वानिया चंद कदम पीछे हट गई, फिर ठिठक कर रुक गई। मगर मैं कहाँ जाऊँगी? मेहराब ने पेशानी मसलते हुए गहरी सांस ली। मेरे कमरे में जाओ और मेरा इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये सुनते ही वानिया के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। दिल की धड़कन जैसे काबू से बाहर हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती वो मेहराब के कमरे की तरफ चल पड़ी। वानिया पहले भी मेहराब के कमरे में गई थी, जब सफाई के दौरान वहाँ कुछ देर ठहर गई थी, मगर इस रात हालात कुछ और थे। वो कब नींद के दोष पर बहक कर इसके बिस्तर पर सो गई, उसे याद ही ना रहा। मेहराब जब कमरे में आया और अपने बिस्तर पर वानिया को सोते देखा तो सब कुछ भूल गया। याद था तो बस ये कि वो इसकी बीवी है। इसके करीब आकर वो कुछ लम्हे खामोशी से खड़ा रहा, जैसे कोई फैसला करने की कोशिश कर रहा हो। अगली सुबह शोर की आवाज़ें दोनों की नींद से जगा दिया। ये गलीज़ लड़की यहाँ क्या कर रही है? करक आवाज़ पर वानिया ने आंखें मसलते हुए ख़ुद को संभाला और जैसे ही सामने खड़ी शख्सियत को पहचाना, इसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कोई और नहीं, मेहराब की माँ थी, जिन्होंने जैसे ही वानिया को अपने बेटे के बिस्तर पर देखा, तेज़ लहजे में बोली, ये तुम्हारे बिस्तर पर क्या कर रही है? मेहराब का दिमाग सुन्न हो गया। मुझे नहीं मालूम ये यहाँ कैसे आई। इसने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की। वो रात के वाक़ये को याद करके उलझन में पड़ गया, मगर अपनी माँ के सामने सच बोलने की हिम्मत ना हुई। अड़ियल लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के कमरे में घुसने की? आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेहराब की माँ गुस्से से वानिया की तरफ बढ़ी, मगर मेहराब फ़ौरन आगे आया और इनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नहीं मामा, प्लीज़ उसे कुछ ना कहें, मैं खुद इससे बात करूँगा अपने तरीके से। फिर वो इल्तिजा करने वाले अंदाज में बोला, और प्लीज़ ये बात दारजी को मत बताएं, वरना वो ना जाने क्या समझेंगे। ये सुनकर मेहराब की माँ ने तेज़ नज़रों से बेटों को घूरा, फिर गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, वानिया तड़प कर मेहराब के करीब आई, इसके सीने से लगकर बेख्तियार बोली, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको कुछ मालूम नहीं?
रात को तो आप खुद मेरे करीब आए थे ना, आप सब कुछ भूल गए। वानिया की आवाज़ लरज़ रही थी। मेहराब ने उसे एक झटके से खुद से दूर किया और सख्त लहजे में बोला, कैसी बातें कर रही हो? जानती हो ना कि तुम यहाँ बनी के तौर पर आई हो। अगर मैंने तुम्हें अपने कमरे में रहने की इजाज़त दे दी है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है। फिर वो वानिया की आंखों में देखते हुए लफ्ज़ चबाते हुए बोला, और ख़बरदार जो अपनी हैसियत भूलकर मेरी बीवी बनने की कोशिश भी की। वानिया दम बखुद रह गई। मेहराब चबा चबा कर अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, ये सब कुछ किसी को भी मत बताना, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मेहराब की सर्द और बेरहम आवाज़ वानिया के दिल में तीर की तरह लग रही थी। अब आराम से इस दरवाजे से बाहर चली जाओ। इसने कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेहराब का बदला हुआ अंदाज और सख्त लहजा सुनकर वानिया काँपने लगी। ये वो मेहराब नहीं था जो रात को इसके करीब आया था, जो नरमी से बोला था, जो इसका मुहाफ़िज़ बनने का वादा कर रहा था। ये तो कोई और ही शख्स था, बेहिस, सर्द और अजनबी। वानिया की आंखों में मौजूद एतमाद पल भर में बिखर गया। वो बोझल कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। किचन में जैसे ही कदम रखा तो शेरों ने गुस्से से इस पर झपटी मार दी। वानिया ने हैरत से उसे देखा, फिर तेज़ लहजे में बोली, तुम्हें पता भी है मैं कहाँ थी? अगर जानते होते तो यूँ मेरे करीब न आने की जुर्रत भी ना करते। शेरू घबरा गया। दिन यूँ ही गुजरते जा रहे थे। वानिया मुसलसल मेहराब जहांगीर के कमरे में जाने लगी थी, जबकि मेहराब बिना किसी एहसास के हर रात उसे अपने बिस्तर में जगह दे रहा था। मगर बात यह थी कि वो उसे सिर्फ अपने बिस्तर की जीनत ही बना रहा था। तभी एक रोज़ रात के वक्त वानिया को अचानक मतली होने लगी। इसका जी घबरा रहा था, जैसे सांस रुक रही हो। एक झटके से वो मेहराब से अलग हुई और तेज़ी से भागती हुई बाथरूम में चली गई। मेहराब ने हैरानी से उसे देखा, फिर इसकी हालत देखकर परेशान हो गया। वानिया, क्या हुआ? ठीक तो हो? वानिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने सर को थामे खड़ी रही। अगले रोज़ भी इसकी तबीयत बिगड़ी रही और फिर मुसलसल 4 दिन तक यही हाल रहा। मेहराब से रहा ना गया। चौथे दिन वो वानिया को चुपचाप अस्पताल ले गया। मुबारक हो, आपकी बीवी उम्मीद से। ये सुनते ही मेहराब के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था वानिया अभी बाहर ही थी। उसे कुछ पता नहीं था कि डॉक्टर ने क्या कहा है। मेहराब ने बाहर आकर चेहरे पर संजीदगी तारी की और वानिया के हाथ में एक दवा थमा दी। ये रोज़ाना लेनी है, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। वानिया ने बेयकीनी से मेहराब की तरफ देखा, मगर खामोशी से दवा ले ली। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियाँ महसूस कर रही थी। ये सब देखकर इसका शक बढ़ने लगा। वो हर रात मेहराब के पास जाती थी और अब वो इसकी हकीकत जानना चाहती थी। आखिर एक दिन इसने हिम्मत करके मेहराब से पूछ ही लिया, सच सच बताइए, ये सब क्या हो रहा है? मेहराब ने गहरी सांस ली, फिर हकीकत बता दी। सच्चाई सुनते ही वानिया के हाथ पाँव सुन हो गए और सर थाम कर बैठ गई, जैसे ज़मीन इसके पैरों तले से खिसक गई हो। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? इसकी आवाज़ लरज़ रही थी, आंखों में अनजाने खौफ की परछाइयाँ थी। मेहराब ने बेचैनी से रुख मोड़ लिया। मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ तुम्हें? तुम यही हो, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। लेकिन इसने ठहर कर वानिया की तरफ देखा, कभी भी किसी को ये मत बताना कि तुम हामला हो। वानिया ने हैरत से उसे देखा। ये कैसी बात थी? एक तरफ मेहराब की फ़िक्र, दूसरी तरफ इसकी लापरवाही। वो जान नहीं पा रही थी कि मेहराब की सच्चाई आखिर है क्या। इसी दौरान इसने नाजिश से दूरी इख्तियार कर ली। एक दिन नाजिश ने शिकवा किया, यहाँ तक कि वो मेहराब के ऑफिस तक जा पहुँची, लेकिन मेहराब ने उसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन वो वानिया को इस मोड़ पर अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। 3 महीने बाद जब इसने दोबारा वानिया का चेकअप करवाया तो डॉक्टर की रिपोर्ट सुनते ही वो बेअख्तियार कुर्सी से खड़ा हो गया। वानिया के पेट में जुड़वा बच्चे हैं। मेहराब की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ वापस आया, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा अचानक दारजी उसे अपने कमरे में बुला लिया। दारजी का सर झुका हुआ था। बोलिए, क्या कहना है आपने? मेहराब ने संजीदगी से इनकी तरफ देखा। अब तो मैंने आपको कोई तंग भी नहीं किया। मैंने ये हकीकत कबूल कर ली है, वानिया को भी अपना लिया है, तो अब क्या मसला है? दारजी ने गहरी सांस ली और संजीदगी से कहा, मसला यह है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सुनते ही मेहराब चौंक गया। कैसी गलती दारजी? आप होश में तो हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब दारजी ने एक नज़र इस पर डाली और कहा, गलती यह है कि इस लड़की के भाई से शमशेर का अनबन हुआ था, पर सच्चाई ये है कि वो इसका भाई नहीं था, वो तो इसका कज़न फरहाद था।
ये सुनते ही मेहराब को यूँ लगा जैसे इसके दिल पर रखा बोझ अचानक हल्का हो गया हो। इसने एक लंबी सांस ली जैसे किसी कैद से आज़ाद हो गया हो, लेकिन फ़ौरन खुद पर काबू पाते हुए संजीदगी से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बेचारी लड़की, इसके साथ कितना जुल्म हो रहा है। मैंने आज तक उसे अपनी बीवी का दर्जा तक नहीं दिया। दारजी इसकी आंखों में गहरी नज़रें गाड़ दी। अपने दादा से झूठ मत बोलो मेहराब, तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। कल तक नादिश के इश्क में गिरफ्तार मर्द आज इसका नाम तक नहीं ले रहा, कुछ तो चक्कर है। ये सुनते ही मेहराब का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। घबराहट इसके चेहरे पर नुमाया हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है दारजी, आप गलत समझ रहे हैं। इसे नज़रें चुराकर सर झुका लिया। दारजी ने इसके कंधे पर मजबूती से हाथ रखा और धमकी अमेज़ लहजे में बोले, जो कुछ भी है सच सच बता दो। मेहराब ने लब काटे, फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद सारी हकीकत उगल दी। ये सुनते ही दारजी का रंग फक हो गया। वो चंद लम्हे खामोश रहे जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए हों। फिर धीरे से बोले, हम क्या करें? वो लड़की बेकसूर है और तुमने उसे अपनी बीवी का दर्जा देकर गलत भी नहीं किया। लेकिन उन्होंने गहरी सांस ली। इस घर की औरतें उसे अपना शिकार समझ बैठी हैं। इनके सामने ये बात कैसे संभाली जाए? मेहराब की बातों ने दारजी को एक नई उलझन में डाल दिया। मेहराब ने सख्ती से कहा, अब ये सब संभालना आपको ही पड़ेगा दारजी। आपने मामा और बड़ी माँ को इजाज़त दी है कि वो इसके साथ जो चाहें सलूक करें। अब ये सब आपको ही रोकना होगा। दारजी खामोश हो गए जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए हों। मेहराब वहाँ से जा चुका था। ये आप क्या कह रहे हैं मेहराब? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेहराब ने दो टोक अंदाज में कहा। अब तुम्हें ये छुप छुप कर मेरे कमरे में नहीं आना पड़ेगा, बल्कि आज से तुम मेरे कमरे में रहोगी। ये सुनते ही वानिया को यूँ लगा जैसे इसके सर पर कोई पहाड़ आ गिरा हो। वो चौंक कर पीछे हटी, आंखों में बेयकीनी लिए इसकी तरफ देखा। मेरे भाई ने जो गलती की है, मैं तो इसी के साथ अजाब काट रही हूँ। वानिया ने एक नज़र अपने उभरते हुए पेट पर डाली और आंसू इसकी आंखों से टपक पड़े। तुम्हारे भाई ने कोई गलती नहीं की वानिया। ये सुनते ही वानिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरे भाई ही से गलती हुई थी ना? नहीं, मेहराब ने मजबूत लहजे में कहा, यह गलती तुम्हारे भाई ने नहीं, तुम्हारे कज़न फरहाद ने की थी। दारजी को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम्हारे चचा चाची ने तुम्हारे मासूम भाई जावेद पर इल्ज़ाम लगाया क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, ना चल सकता था। ये सुनते ही वानिया का रंग सफ़ेद पड़ गया। इसकी सांस जैसे किसी ने रोक दी हो। दारजी ने सबके सामने ऐलान कर दिया था और मेहराब का भरपूर साथ दिया था। चंद दिन बाद वानिया ने मेहराब के सामने एक इल्तिजा रखी, मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। मेहराब ने इसकी आंखों में झांका जहाँ सिर्फ सच्चाई थी। ठीक है, तुम जा सकती हो। वानिया जब अपने भाई के पास पहुंची तो सामने का मंजर देखकर इसके दिल की धड़कन रुक सी गई। फरहाद जावेद को ज़बरदस्ती कोई दवा खिला रहा था। ये दवाई खाएगा तो बोल नहीं सकेगा, यही वाहिद हल है, वरना सच बोलने लगेगा। ये कहते हुए फरहाद शैतानी हंसी हंस रहा था। वानिया का जिस्म कांप गया, लेकिन वो खामोशी से एक कोने में छुप गई। जैसे ही फरहाद वहाँ से निकला, वानिया तेज़ी से अपने भाई के पास गई और उसे ज़ोर से गले लगा लिया। वो बेअख्तियार फूट फूट कर रो रही थी, मगर वो जान चुकी थी कि उसे अब अपने भाई को इंसाफ दिलवाना था। चंद माह बाद वानिया ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। मेहराब जहांगीर की खुशी की कोई इंतहा न रही थी। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसे वानिया से मोहब्बत कब और कैसे हुई, उसे खुद भी नहीं पता चला था। वानिया ने मेहराब को तोहफे में सिर्फ एक चीज़ मांगी थी कि मैं अपने भाई को यहाँ लाना चाहती हूँ ताकि इसकी देखभाल कर सकूँ। उसे गलत दवाइयाँ दी जा रही हैं। मैं चाहती हूँ कि वो खुद अपनी ज़बान से सच्चाई बयान करे। मेहराब ने इसकी इल्तिजा खामोशी से कबूल कर ली। वानिया अपने भाई को अपने साथ ले आई और उसकी मुकम्मल देखभाल करने लगी। चंद ही दिनों में जावेद बोलने लगा और यूँ पूरी हकीकत सबके सामने आ गई। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।